नमस्कार साथियों। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे शिक्षण के चरण यानी कि फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको पूरा डिटेल में शिक्षण के चरण समझ में आ जाएगा। देखिए, शिक्षण जटिल काम है। इस काम को आसान और सफल बनाने के लिए एक व्यवस्थित योजना की आवश्यकता है। तो देखिए, शिक्षण क्या है? जटिल काम है, यानी कि पढ़ाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये हर एक के बस की बात नहीं है। देखिए, इस काम को अगर आसान बनाना है, सफल बनाना है, तो व्यवस्थित योजना होनी चाहिए, यानी कि एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा तो है नहीं है कि जब टीचर आपकी क्लास में आते हैं, शिक्षक जैसे आते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, तो आपको ऐसे आके पढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब भी शिक्षक, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी हो, आपको पढ़ाते हैं तो पहले वो खुद से तैयारी करके आते हैं, तभी आपको वो पढ़ाते हैं। तो ये क्या है? व्यवस्थित योजना है। यानी कि जो बच्चों को पढ़ाना है, टीचर को, शिक्षक को, वो पहले अच्छे से खुद उसे समझेंगे, फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये क्या है? ये जटिल काम है। इसे आसान सफल तभी बनाया जा सकता है जबकि एक व्यवस्थित योजना हो। सो देखिए, शिक्षण को विभिन्न चरणों के संदर्भ में माना जाता है और प्रक्रिया के चरणों को शिक्षण के चरण कहा जाता है। सो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, तो उसके जो चरण हैं उसे क्या कहते हैं? शिक्षण के चरण। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि फिलिप डब्ल्यू जैक्सन का मानना है कि अगर हमें शिक्षण गतिविधि का पूरा विवरण प्राप्त करना है, तो हमें कक्षा में नियमित शिक्षण से पहले और बाद में शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। यानी कि सिंपल से यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ये कहते हैं कि अगर हमें जानना है कि शिक्षण गतिविधि क्या है, यानी कि जो टीचिंग का जो काम है वो क्या है, वो कैसे होता है, तो हमें ये जानना होगा कि क्लास में, यानी कि कक्षा में पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के बाद कैसा माहौल रहता है। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में बैठे हैं, अब उससे पहले वो क्या माहौल है, उसके बाद जब टीचर पढ़ाते हैं तो उसके बाद क्या माहौल है। जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक नहीं आता, जब तक टीचर में क्लास नहीं है, क्लास में नहीं है, टीचर शिक्षक नहीं है, तो आपको टॉपिक नहीं आता, आपको टेंशन है। लेकिन जब आपको वो पढ़ा के जाते हैं तो आपका जो टॉपिक आपको समझ आ जाता है, तो वो क्या होता है, उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। यानी कि क्लास में पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, इसको जानेंगे तभी हम शिक्षण के चरण जान पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, जैक्सन तीन चरणों में शिक्षण जैक्सन तीन चरणों में व्यवस्थित रूप से शिक्षण का विश्लेषण करता है। सो देखिए, यहाँ पे क्या है कि शिक्षण के तीन चरण हैं। जैक्सन कहते हैं शिक्षण तीन चरणों में बांटा इसे। पहला है पूर्व सक्रिय चरण, जिसे योजना चरण भी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री एक्टिव स्टेज। तो दूसरा है यहाँ पे अंत सक्रिय चरण, जिसे प्रभाव चरण भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटरएक्टिव स्टेज। नेक्स्ट है उत्तर सक्रिय चरण, यानी कि मूल्यांकन चरण, जिसे पोस्ट एक्टिव स्टेज भी कहते हैं। सो देखिए, ये मैंने आपको साथ में इसलिए बताया कि ताकि आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न ना हो। मान लीजिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, तो योजना चरण आ जाए, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। वो पूर्व सक्रिय चरण है। तो आपको साथ में मैंने इंग्लिश में भी लिख के बताया है कि ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे जैसे आपको मैं बताता जाता हूँ, आप उसे करते जाइए। सो देखिए, अब जानते हैं सक्रिय चरण क्या है। तो देखिए, प्री एक्टिव फेज, जिसे पूर्व सक्रिय चरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पूर्व सक्रिय चरण, जैसा कि नाम का तात्पर्य शिक्षण की तैयारी से है। ठीक है, ये सबसे पहला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि नाम से ही पता चलता है, सक्रिय चरण पूर्व सक्रिय चरण की शिक्षण की तैयारी से है। यानी कि ये वो पार्ट है, ये वो चीज़ है कि शिक्षण क्लास में जाने से पहले प्लानिंग करता है कि पढ़ाना क्या है। वास्तविक कक्षा में पढ़ाने से पहले शिक्षक को कई कार्य करने होते हैं। अब देखिए, इन कार्यों में क्या है? पाठ योजना तैयार करना, कक्षा के भीतर उपकरणों की व्यवस्था करना, कागजात तैयार करना, परीक्षा रिपोर्ट का अध्ययन करना, पाठ्य पुस्तकों के अनुभागों को पढ़ना आदि चरण को नियोजित चरण कहा जाता है। सो देखिए, यहाँ पे क्या है, सिंपल सा एक मतलब समझिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? योजना बनाना।
ठीक है, यानी कि क्लास में जाने से पहले, कक्षा में जाने से पहले क्या होता है कि जो शिक्षक है वो तैयारी करता है। उनको पता होता है कि कल क्लास में या कक्षा में क्या पढ़ाना है, तो उसके लिए वो एक टॉपिक तैयार करते हैं, एक विषय तैयार करते हैं। तो विषय तैयार करने से, वो विषय तैयार करते करते वो ऐसा विषय तैयार करते हैं कि उनको पता होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। यानी कि ये वो चरण है जब शिक्षक क्लास में गया नहीं है, शिक्षक कक्षा में गए नहीं हैं, तो उनके जाने से पहले वो टॉपिक को पढ़ाने की, विषय को पढ़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसे कहते हैं प्री एक्टिव स्टेज, यानी कि वो योजना बना रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, पूर्व सक्रिय चरण में योजनाएं साझा करना, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये जानते हैं। इस चरण में देखिए बहुत सारी गतिविधियाँ शामिल हैं, ठीक है, जो शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करने से पहले करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि योजना बनाते हैं। पूर्व सक्रिय चरण का मतलब क्या है, योजना बनाना, यानी कि शिक्षक ने अभी तक क्लास में पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो योजना बना रहे हैं कि क्या पढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लक्ष्य का निर्माण या निर्धारण। शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का उपयोग करके व्यवहारिक शब्दों में निर्देशात्मक उद्देश्यों को विस्तार से तैयार करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षक क्या है, शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य क्या है, आपके सिलेबस में जो चीज़ दी गई है तो उसे उन्हें पूरा करना है, उसे उन्हें पढ़ाना है। तो देखिए वो क्या करते हैं कि उसका प्रयोग करके क्या करते हैं, व्यवहारिक शब्दों में निर्देशात्मक उद्देश्यों को विस्तार से तैयार। अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई किताब है या आपका कोई टॉपिक है, लेकिन वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो शिक्षक क्या करते हैं कि उस टॉपिक को खुद समझ के आपको वो आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझाते हैं कि ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। ये क्या है, ये लक्ष्य का निर्माण है। यानी कि शैक्षिक उद्देश्य क्या है, शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य है कि आपका सिलेबस कवर करना और जो टॉपिक पढ़ा रहे, जो विषय पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे से आपको समझाना कि ताकि आपको आसान भाषा में समझ आए। छात्र के मनोविज्ञान, समाज और स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि छात्रों का मनोविज्ञान, यानी कि छात्रों का मनोविज्ञान क्या है, उनका साइकोलॉजी क्या है छात्रों का, यानी कि वो क्या सीखते हैं। अब देखिए हर एक का जो स्वभाव है वो अलग होता है, इसलिए छात्रों का मनोविज्ञान कैसा है, समाज में रहन सहन कैसा है, सोसाइटी कैसी है उनकी, और स्कूल की क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या सिखाना चाहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, उद्देश्य निर्धारित होता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है, कितनी मेहनत से पढ़ाना है, या किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पढ़ाने के लिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करके शिक्षक छात्रों में क्या बदलाव लाता है, उसके अनुसार उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि देखिए क्या है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करके, इन उद्देश्य को प्राप्त मतलब कि जो लक्ष्य उसने पकड़ा हुआ है उसको प्राप्त करके शिक्षक छात्रों में क्या बदलाव लेके आने चाहते हैं। यानी कि देखिए क्या होता है कि उनका उद्देश्य क्या है, पहली बार सिलेबस कवर करना, टॉपिक को समझाना, विषय को समझाना। अब वो समझा के क्या बदलाव लाते हैं, बदलाव का मतलब जैसे मान लीजिए कि बच्चों को कोई चीज़ समझ, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है, बच्चों को समझ नहीं आते। अब शिक्षक के पास क्या है कि चैलेंज होता है कि बच्चों को इतना आसान तरीके से करवाया जाए कि ताकि जिस चीज़ को वो मुश्किल समझ रहे हैं वही चीज़ उनको आसान लगे। तो ये बदलाव चाहते हैं ना, जो चीज़ मुश्किल लग रही है वो आसान लगे। तो इसलिए वो शिक्षक क्या करते हैं, इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं कि ताकि जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है वो बाद में आपको आसान लगे। नेक्स्ट है यहाँ पे पढ़ाए जाने वाले विषय का चरण। अब देखिए शिक्षक उद्देश्यों के निर्धारण के बाद शिक्षक शिक्षार्थियों के सामने प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री के रूप में निर्णय लेता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पढ़ाए जाने वाले विषय का चयन किया जाता है। शिक्षक ये देखते हैं कि आपको कौन सा विषय पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है आपको, ठीक है। यानी कि शिक्षक क्या करते हैं कि उद्देश्य निर्धारण के बाद क्या करते हैं कि आपके सामने प्रस्तुत की जाने वाले टॉपिक आपको समझाते हैं कि आज हम ये टॉपिक करेंगे। अभी देखिए जैसे मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि आज हम करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षक के चरण, है ना। तो पहले आपको ये बताते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं टीचर आपको, आप क्या सीखेंगे उनसे वो चीज़। तो पहले क्या होता है कि आपको टॉपिक जो है ना, वो जो विषय है वो शिक्षक चूज़ करते हैं, उनका चयन करते हैं कि आपको कौन सा पढ़ाना है, फिर आपको उनके बारे में बताया जाता है। अब देखिए जो चीज़ें जो विषय उन्होंने चुना है, ठीक है, उसको ध्यान में कैसे रखा जाता है। इनकी सामग्री चयन के लिए
शिक्षक कौन सा टॉपिक चुनता है, उसको पता है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है। देखिए हमेशा ये होता है कि पहले आपको आसान चीज़ पढ़ाई जाती है, फिर मुश्किल चीज़ पढ़ाई जाती है, तभी आप उसे आसानी से कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पाठ्यक्रम की मांग। अब देखिए अगर मान लीजिए शिक्षक को सामग्री चयन करनी है या उन्हें और विषय चयन करना है, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले होना चाहिए कि पाठ्यक्रम की मांग क्या है, यानी कि जो आपका सिलेबस है, तो क्या वो चीज़ जो शिक्षक आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्या वो चीज़ उसमें है। स्वीकृत शिक्षार्थियों का प्रवेश व्यवहार। स्वीकृत क्या है, जिन बच्चों ने क्लास में एडमिशन लिया है, स्कूल में एडमिशन लिया है, उन बच्चों को पढ़ाना और उनका व्यवहार कैसा है। शिक्षार्थियों की प्रेरणा का स्तर। शिक्षार्थियों की प्रेरणा का स्तर मतलब शिक्षार्थियों का लेवल कितना है, उनको बिल्कुल आसान भाषा में या बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाना है या कहाँ से पढ़ाना है, वो शिक्षक देखते हैं कि कोई टॉपिक जो है बच्चों ने अगर पहले पढ़ा हो तो वो उनको समझाते तो अच्छा है, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा से गहराई से नहीं करवाते, क्योंकि बच्चों को पहले होता है। लेकिन अगर कोई टॉपिक, कोई विषय बिल्कुल नया है, तो शिक्षक उन्हें क्या करते हैं कि बहुत आसान भाषा में वो चीज़ को अच्छे से समझाते हैं। सामग्री से संबंधित मूल्यांकन के लिए शिक्षक की प्राथमिकता। अब देखिए सामग्री से संबंधित क्या है, सामग्री से संबंधित क्या है मूल्यांकन के लिए, यानी कि जो आपको चीज़ पढ़ानी है, ठीक है, उसकी शिक्षक की क्या प्राथमिकता होती है सबसे पहले। यानी कि शिक्षक यहाँ पे देखते हैं कि जो टॉपिक आपको यहाँ पे समझाया जाना है, कि सबसे पहले कौन से विषय का, कौन से टॉपिक का चुनाव किया जाए, ठीक है। तो शिक्षक देखिए वही चीज़ को चुनते हैं जो सबसे आसान होती है, वही चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे विचारों और शिक्षण की शैली की व्यवस्था। अब देखिए क्या यहाँ पे क्या है कि विचारों शिक्षण शैली की व्यवस्था। देखिए प्रस्तुत करने योग्य सामग्री का चयन करने के बाद शिक्षक तार्किक और मनोवैज्ञानिक अनुक्रम में सामग्री के तत्वों की व्यवस्था करता है। अब देखिए क्या है कि जो उसने सामग्री का चयन कर लिया, यानी कि उसने कोई विषय चूज़ कर लिया, अब उसे उसे उसके बाद क्या करना होता है कि शिक्षक तार्किक और मनोवैज्ञानिक अनुक्रम, यानी कि जो चीज़ लॉजिक वे में है, यानी कि जिस चीज़ का मतलब है वो, और जो बच्चों को समझ में जल्दी से आएगा, तो उसकी व्यवस्था करता है। वो चीज़ देखते हैं कि मान लीजिए शिक्षक देते हैं कि उसने टॉपिक तो चुन लिया, विषय चुन लिया, अब वो किस हिसाब से बच्चों को पढ़ाए कि उसका मतलब भी बच्चों को समझ में आ जाए, और जो बच्चों का मनोविज्ञान है, यानी कि बच्चों को किस लेवल से पढ़ाना है, उनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है बिल्कुल, या उनको कैसे पढ़ाना है, तो वो यहाँ पे देखा जाता है। अगर मान लीजिए बच्चों ने पहले वो विषय नहीं पढ़ा, तो उस विषय के बारे में क्या करते हैं कि जो शिक्षक है बिल्कुल शुरुआत से समझाते हैं। अनुक्रम सीखने के हस्तांतरण में सहायता करने में सक्षम होना चाहिए। अब देखिए अनुक्रम सीखने के हस्तांतरण में, अनुक्रम सीखने मतलब कि यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए शिक्षक ने कोई विषय तैयार कर लिया, अब उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन हालांकि ये वो स्टेज है जब बच्चों को अभी पढ़ा नहीं रहे वो। मान लीजिए शिक्षक ये सोचते हैं कि अगर बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाते हैं, तो मान लीजिए बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसी चीज़ को और आसान भाषा में या दूसरे तरीके में समझाने के लिए शिक्षक में क्या है कि उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे सक्षम होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि उसने एक टॉपिक तैयार किया, अगर बच्चों को समझ में आया ठीक है, नहीं तो ना सही, ऐसा नहीं है। अगर वो समझ नहीं आया, वो काम नहीं किया, तो उसको क्या करेंगे कि वो अपने तरीके से और किसी तरीके से समझाएंगे। सो नेक्स्ट है चयन पद्धति। शिक्षक को शिक्षण की सामग्री और उद्देश्यों के ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रणनीतियाँ और शिक्षक की रणनीति का चयन करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षक को क्या करना होगा, सबसे पहले शिक्षण की सामग्री और उद्देश्यों के ध्यान में रखना होगा। उसके बाद क्या है, उन्हें रणनीतियाँ बनानी होगी। यानी कि देखिए मान लीजिए कि क्लास में आजकल देखिए पहले क्या है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, और आजकल क्या है, डिजिटल बोर्ड है। तो मान लीजिए शिक्षक को लगता है कि मेरे को बच्चों को ये चीज़ समझानी है, लेकिन वो किस पे आएंगी, वो उन्हें डिजिटल बोर्ड पे समझानी है, लेकिन वहाँ पे मान लीजिए किसी में जगह पे डिजिटल बोर्ड हो ही ना, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड हो, तो शिक्षक उस हिसाब से विषय का चयन करते हैं। यानी कि जो चीज़ उनके पास मौजूद होती है, अवेलेबल होती है, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक क्या करते हैं
कि अपने विषय का चयन करते हैं। जैसे मान लीजिए साइंस का टॉपिक है, विज्ञान का, अब उसमें आपको पता है कि चित्र बनाने होते हैं, डायग्राम बनानी होती है। तो शिक्षक मान लीजिए देखते हैं कि अगर वहाँ पे पूरी व्यवस्था है तो आपको वो चीज़ करवाते हैं, तो वो आपको वो विषय चुन लेते हैं। तो ऐसा ही होता है कि मान लीजिए कोई भी विषय चुनना है तो पहले शिक्षक देखेगा कि शिक्षण की सामग्री कैसी है, क्या है, उस हिसाब से क्या है कि वो शिक्षण उसका चयन करेगा। ठीक है, यानी कि वो ये देखते हैं कि कैसा विषय चुनना है और किस हिसाब से पढ़ाना है। यह संचालन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण। देखिए चयन पद्धति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शिक्षक को पता होगा कि मेरे को ये बच्चों को चीज़ पढ़ानी है, उसके लिए क्या चीज़ें मौजूद है, तभी वो उनको पढ़ा पाएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए शिक्षण रणनीतियों का विकास। अब देखिए शिक्षण की जो रणनीतियाँ हैं, यानी कि जो प्लानिंग है उसका विकास कैसे है, क्या है। तो शिक्षण रणनीति का विकास करना जरूरी है। देखिए शिक्षक को रणनीतियों और चाल के बारे में पहले से तय कर लेना चाहिए, जिसका उपयोग उसे अपने कक्षा शिक्षण के दौरान करना चाहिए, उसके बारे में फैसला करना चाहिए। देखिए शिक्षक को रणनीति बना के चलना पड़ता है। रणनीति मतलब उसने एक विषय तैयार कर लिया, अब उस विषय को कैसे उसे समझाना है। मान लीजिए उसने सोचा कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसको दूसरी रणनीति बनानी पड़ेगी उसी वक्त, कि अगर बच्चों को ये समझ नहीं आया तो इस टॉपिक ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये कब करना होता है, ये होता है कि जब वह पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों को, जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं क्लास में, 40 बच्चों को समझ आ गया, 10 बच्चों को समझ नहीं आया, तो 10 बच्चों को समझाने के लिए उसे और तरीका अपनाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है शिक्षण के कब और किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए कौन सी चीज़ का कब इस्तेमाल करना है, तो ये शिक्षक को रणनीतियों का पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कब चित्र बनाना है, कब चीज़ कितनी लिखनी है, तो ये सब उसे पता होना चाहिए। शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी कि टीचिंग एड्स या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसे हिंदी में शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। सहायक सामग्री क्या है कि ब्लैक बोर्ड, चौक, ठीक है, डस्टर। अगर डिजिटल क्लासरूम है तो वहाँ पे क्या है सहायक सामग्री, जैसे प्रोजेक्टर है, स्क्रीन है, ये चीज़ें। तो उनका प्रयोग कैसे करना, तो उनको आना चाहिए। पुनर्पूंजीकरण और या मूल्यांकन आदि, यानी कि देखिए मूल्यांकन भी करना चाहिए ना। एवेल्यूशन क्या है कि मान लीजिए टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, अब वो मूल्यांकन करके देखे साथ में कि जो जैसा उसने पढ़ाना था कि क्या उसने वैसा पढ़ा दिया, या बच्चों में क्या समझ में आना है, तो वो चीज़। तो नेक्स्ट है दिए जाने वाले शिक्षण अनुभव। अब देखिए शिक्षण अनुभव क्या है, कक्षा शिक्षण की अवधि, स्थान और प्रबंधन का निर्णय करना। अब देखिए यहाँ पे शिक्षक क्या देखते हैं कि कक्षा में जो शिक्षण की अवधि है कितनी है। जैसे हर एक लेक्चर जो है देखिए 45 मिनट का होता है, 45 मिनट का। तो उनको पता होता है कि इतना देर मेरे को मिलेगा, मैं इतनी देर में पढ़ाऊँगा। 45 मिनट में क्या है, 5 मिनट तो आने में, 5 जाने में, और 5 मिनट आपके निकलते हैं अटेंडेंस में, तो बचते हैं 30 मिनट। तो शिक्षक को पता है कि 45 मिनट का लेक्चर है, तो मेरे को 30 या 35 मिनट में, 35 मिनट्स में मेरे को पढ़ाना है। तो कितनी अवधि में कितना टॉपिक पढ़ाना है, किस स्थान पे पढ़ाना है। अगर मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं लेकिन उन्हें 100 बच्चों को पढ़ाना है, तो वो एक हॉल को क्या करेंगे कि उसमें 100 बच्चों को इकट्ठा बिठा देंगे। तो प्रबंधन कैसा है, यानी कि जहाँ पे वो बच्चों को, मान लीजिए 100 बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या 100 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, तो ये उनको पहले से देखना पड़ता है। उपकरण का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाना चाहिए। देखिए उपकरण का उपयोग क्या है, यानी कि जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उसका उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाना चाहिए। देखिए यह चरण उस शिक्षण या गतिविधियों के विवरण के बारे में है जो कक्षा में प्रदर्शन करना चाहते हैं। यहाँ शिक्षक अपनी कार्रवाई के संभावित परिणाम के बारे में परिकल्पना करता है। परिकल्पना मतलब कि शिक्षक ने अपने मन में सोचा है। जैसे मान लीजिए शिक्षक ने प्लानिंग किया, एक योजना बनाई कि कल को मैं बच्चों को ये पाठ पढ़ाऊँगा। तो उसने फिर ये सोच लिया कि अगर मैं इसको इस ज़रिए से पढ़ाऊँ, इस हिसाब से पढ़ाऊँ, तो उसने अगर पूरा पढ़ा दिया तो क्या वो बच्चों को समझ में आएगा।
अगर मान लीजिए कि उसको लगता है कि हाँ मैं ये कल ये पाठ पढ़ाऊंगा, बच्चों के समझ में आ जाएगा, तो वो क्या है, परिकल्पना, यानी कि शिक्षक ने अभी योजना बनाई है पाठ तैयार करने के लिए, तो तभी वो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है तो किस हिसाब से समझ में आएगा। तो इसीलिए वो इस हिसाब से पाठ को तैयार करते हैं कि बच्चों को आसानी से समझ में आए। सो नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, अंतःक्रिया चरण यानी कि इंटरैक्टिव स्टेज। तो देखिए ये क्या है कि जैसे टीचर ने मान लीजिए कि प्लानिंग कर लिया, योजना बना ली, तो उसके बाद क्या है, ये वो चरण है यानी कि ये प्रभावी चरण है जिसे हम कहते हैं। पहले हमने क्या किया था, योजना चरण यानी कि पूर्व सक्रिय चरण, अब हम कर रहे हैं अंतःक्रिय चरण यानी कि अब हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रभावी चरण। तो देखिए ये क्या है कि पूर्व सक्रिय चरण के दौरान बनाई गई योजना के निष्पादन को दर्शाता है, यानी कि ये वो अब स्टेज है जब शिक्षक क्लास में आके बच्चों को पढ़ाएगा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था पूर्व सक्रिय चरण में, योजना चरण में, कि टीचर अभी क्लास में आके पढ़ाए नहीं है, वो अभी योजना बना रहे हैं कि कौन सा विषय पढ़ाना है। लेकिन ये वो वाला स्टेज है, ये वो वाला फेज़ है जहाँ पे शिक्षक वास्तव में कक्षा में आके पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है देखते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये चरण पूर्व सक्रिय चरण के दौरान बनाई गई योजना के निष्पादन को दर्शाता है, यानी कि अब जो टीचर ने पहले चरण में जो शिक्षक ने जो योजना बनाई थी, अब उसे लागू करने का टाइम आ चुका है। शिक्षक के इस चरण में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के बाद उपयोग करता है। यानी कि देखिए इसमें कौन सी गतिविधियां हैं जब शिक्षक क्लास में आके बच्चों को प्रवेश करने के बाद पढ़ाते हैं। ये वास्तविक कक्षा शिक्षण है। इस चरण में शिक्षक छात्रों को कुछ उपयुक्त तरीकों के माध्यम से सीखने के अनुभव प्रदान करता है। अब देखिए क्या है, ये वास्तविक कक्षा शिक्षण है, यानी कि वो वास्तव में कक्षा में आके पढ़ा रहे हैं। तो इस चरण में क्या होता है कि जो शिक्षक छात्रों को कुछ तरीके बताते हैं, यानी कि कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि जिससे बच्चों को नई चीज़ें सीखने में पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि आप देखिए मार्केट में कोई भी बुक लेते हैं ना, तो आपको फेजेस ऑफ टीचिंग बहुत कम मिलेगा उसके अंदर। तो जिस हिसाब से देखिए, सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जिस हिसाब से मैं आपको नोट से बनवा रहा हूँ, आप जितना भी इसमें डाटा देखेंगे तो वो डाटा आप अपने बुक से मैच कर लेना, आपको वो डाटा मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा दिया है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा ही एलैबोरेट किया है कि ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर कटे ना। तो ये क्या है, ये आपको एक नया अनुभव मिला है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है। इसलिए इस चरण में शिक्षक शिक्षार्थियों को पूर्व निर्धारित वातावरण देते हैं। इस चरण में क्या है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को क्या देते हैं, पूर्व निर्धारित वातावरण। पूर्व निर्धारित क्या है, जो शिक्षक ने प्लानिंग योजना बनाते समय सोचा था कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, अब वो एग्जैक्ट वैसे ही तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षण का अंतःक्रिय चरण शिक्षक और छात्रों के बीच कक्षा की बातचीत है, यानी कि ये सक्रिय चरण क्या है, प्रभावी चरण क्या है, जब शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या है, कक्षा की बातचीत, यानी कि कक्षा में अब शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे शिक्षक से सीख रहे हैं। बातचीत मौखिक या गैर मौखिक हो सकती है, यानी कि जो बातचीत है वो इशारों में हो सकती है या टीचर उन्हें बोल के पाठ पढ़ाते हैं, ये भी हो सकती है। इस स्तर पर सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। सहभागिता मतलब शिक्षक की भी और छात्रों की भी। यह दीक्षा या प्रतिक्रिया संचालन द्वारा शिक्षक और छात्रों के बीच का अंतर परिवर्तन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दीक्षा और प्रतिक्रिया, यानी कि दीक्षा क्या है कि टीचर का बच्चों को पढ़ाना, शिक्षक का बच्चों को पढ़ाना, वो क्या है दीक्षा। और प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिक्रिया किसकी, छात्रों की। अब देखिए अगर क्लास में कक्षा में शिक्षक पढ़ाएंगे तो वो क्या करें, वो दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन बच्चे उनको कितना अच्छे समझ रहे हैं, हाँ या ना में उत्तर दे रहे हैं, तो वो क्या है, प्रतिक्रिया। तो ये क्या है, दीक्षा और प्रतिक्रिया के यहाँ पे क्या है, संचालन है किसके बीच में, छात्र और शिक्षक के, छात्र और शिक्षक के बीच में है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि दीक्षा और प्रतिक्रिया संचालन किसके बीच में होता है, ये होता है शिक्षक और छात्र के बीच में। सो देखिए यहाँ शिक्षक पहले चरण में नियोजित कुछ तकनीकों और सामग्री का उपयोग करता है। इससे शिक्षक को पहले से निर्धारित प्रासंगिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षक ने
बच्चों को वो चीज़ क्लास में पढ़ानी है जिसकी वो तैयारी करके आए हैं। तो जिस तकनीक का उन्होंने इस्तेमाल करना है, जो उन्होंने प्लानिंग पहले करके सोचा हुआ था कि बच्चों को मैं वैसे पढ़ाऊँगा, तो वो ठीक उसी तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे भी वो चीज़ को आसानी से समझ रहे हैं। तो उनको क्या है, जो उन्होंने सोचा था, जो उनके निर्धारित प्रासंगिक उद्देश्य थे, उनको उनको पूरा करने में सहायता मिल रही है, मदद मिल रही है। इसलिए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीखने को पूर्व निर्धारित दिशाओं में निर्देशित किया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थियों को मौखिक उत्तेजना प्रदान करता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि जितने भी पाठ पढ़ाए जाते हैं, शिक्षक वो मौखिक रूप से पढ़ाते हैं, इनकी बोलकर वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो उन्होंने अपना विषय तैयार किया है, वही बच्चों को वो समझाते हैं। तो देखिए, इसलिए पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित पूर्व निर्धारित दिशाओं में निर्देशित किया जाता है। इस प्रक्रिया में, ये तो वही वाला पॉइंट हो गया सेम जो भी हमने किया है। यह उत्तेजना विभिन्न प्रकार की हो सकती है। कौन सी उत्तेजना? मौखिक उत्तेजना। ठीक है, मौखिक उत्तेजना मतलब कि बच्चों को बोलकर पढ़ाना, लेक्चर देना। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि सवाल पूछना। तो उत्तेजना किस प्रकार की है? सवाल पूछना। टीचर बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं और बच्चे भी टीचर से सवाल पूछ सकते हैं। यानी कि टीचर ने मान लीजिए सवाल पूछा, तो बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, या बच्चों को अगर आता होगा तो उसका आंसर दे देंगे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई छात्रों को, तो वो भी शिक्षक से सवाल कर सकते हैं। छात्र की प्रतिक्रिया सुनना। आप देखिए, यहाँ पे क्या है, छात्र की प्रतिक्रिया, यानी कि शिक्षक ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, तो जो छात्र की प्रक्रिया है वो शिक्षक को देखनी पड़ती है। मार्गदर्शन प्रदान करना। अब देखिए, मार्गदर्शन क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चों को किसी चीज़ में समस्या आए, वो उसका हल ना ढूंढ पाए, तो वो अपनी समस्या किसको बताएंगे? शिक्षक को। तो शिक्षक क्या है, उनका समस्या का हल बता देते हैं, तो उन्हें एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। स्पष्टीकरण बनाना। स्पष्टीकरण क्या है कि कुछ शब्दों का मीनिंग जो है, अर्थ होता है, बहुत मुश्किल होता है, या कुछ जो विषय होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं, समस्याएं पैदा करते हैं, तो उस चीज़ को सरल भाषा में बताना, ये किसका काम है? ये शिक्षक का काम है। तो इससे क्या है, जो चीज़ छात्रों को पहले नहीं आई होती है, तो उनका यहाँ पे स्पष्टीकरण हो जाता है। इसे वास्तविक शिक्षण के रूप में जाना जाता है। देखिए, वास्तविक शिक्षण क्या है कि कक्षा में आके शिक्षक का खुद बच्चों को पढ़ाना। इस प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों शामिल हैं, ये सही है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ शिक्षक द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। अब देखिए, क्लास में शिक्षक बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कक्षा की स्थापना। यह कक्षा के नियत आकार को समझने की गतिविधि को संदर्भित करता है, जिससे शिक्षार्थियों की मनोदशा का एहसास होता है। यहाँ शिक्षक के बारे में पता चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्या है कि कक्षा के नियत आकार को समझना। देखिए, क्लास में कितने बच्चे हैं? 50, 60, 70, 20, 30, 40, कितने बच्चे क्लास में? ये क्या होता है कि पहले उनको क्लास का साइज़ समझना पड़ता है, यानी कि साइज़ को समझना पड़ता है ना पहले। अब शिक्षक को ये पता है कि मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा, तो कितने बच्चों को पढ़ाना है ये टॉपिक, तो उनको ये समझना होता है पहले। तो देखिए, इससे क्या है कि इससे शिक्षार्थियों की मनोदशा का एहसास, जैसे मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से पढ़ने वाले सिर्फ 20 बच्चे होते हैं, तो शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो वो कितने बच्चों के समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले वो क्या करते हैं, समूह में कितने लोग चौकस दिख रहे हैं, विद्यार्थी हैं, यानी कि एक क्लास में जितने बच्चे हैं वो कितने चौकस हैं। 50 में से 20 बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बाकी नहीं सुनेंगे। कितने लापरवाह उदासीन हैं। जिस बच्चे को जो लेक्चर अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है कि दूसरे बच्चों को लेक्चर अच्छा ना लगे शायद। अब जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कईयों को अच्छी लगेगी, कईयों को नहीं लगेगी। तो कितने बच्चे तेज हैं, होशियार, यानी कि कितने बच्चे चौकस हैं, कितने लापरवाह है, उदासीन है, कितने तेज हैं। ये क्लास में हर एक डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, हर एक का मनोविज्ञान अलग होता है, जिसे शिक्षक को समझना होता है टॉपिक समझाने से पहले और टॉपिक समझाते वक्त। शिक्षार्थियों को जानना। देखिए, शिक्षार्थियों को जानना यानी कि छात्रों को जानना,
शिक्षार्थियों को जानने का अर्थ है कि नए शिक्षार्थियों को पिछले ज्ञान के बारे में जानना। शिक्षार्थियों को जानने का मतलब है कि मान लीजिए जो शिक्षक है वो क्लास में आके बच्चों को कोई विषय पढ़ाते हैं। अब उसको शिक्षक को पता होना चाहिए कि जो विषय वो पढ़ाने वाले हैं क्या बच्चों को उसके बारे में पहले से पता है या नहीं पता है। अगर मान लीजिए बच्चों को उस विषय के बारे में पहले कुछ पता है तो शिक्षक जब बच्चों को समझाएंगे तो वो उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के रूप में अगर आपने पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है फेजेस ऑफ टीचिंग का, शिक्षा के चरण, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ना है तो वो इसे पढ़ेंगे तो उनके लिए नई चीज़ है। तो ऐसे ही क्लास में है कि अगर बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पता है तो वो उसे आसानी से समझेंगे, अगर नहीं पता है तो टीचर को बिल्कुल ही शुरुआत से समझाना पड़ता है कि ताकि बच्चों की समझ में आ जाए। यह वर्ग आकार के संरक्षण के बाद किया जाता है। वर्ग आकार मतलब कि क्लास का कितना साइज़ है उसको देखने के बाद किया जाता है कि कितने बच्चों को, 50 बच्चे हैं, 20 बच्चों को टॉपिक के बारे में पता है, 30 को नहीं पता, तो शिक्षक उनको ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। इसके लिए शिक्षक नए सीखने वालों की क्षमताओं, रुचियों, दृष्टिकोण और शैक्षिक पृष्ठभूमि को जानकर शुरू कर सकता है। देखिए इसमें क्या है कि जो नए सीखने वाले हैं, इनकी 50 में से 30 बच्चे नए सीखने वाले हैं वो, और किन बच्चों की रुचियां हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है, उनको जानने के बाद वो अपना विषय स्टार्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे शिक्षण शुरू करना। अब देखिए क्लास में शिक्षक जो है वो अपना शिक्षण शुरू करते हैं। यानी कि देखिए पहले वो क्या करते हैं, पहले वो देखते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया। पहले ये देखते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने समझने वाले हैं, कितने नहीं हैं। अब बारी आती है शिक्षक की शिक्षण की शुरुआत करने की। इस स्तर पर शिक्षक पढ़ाना शुरू करता है। यह पूछताछ करने के बाद निदान किया जाता है। पूछताछ मतलब कि क्वेश्चन आंसर करना। अब देखिए क्लास में टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले वो क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में, ये चीज़ क्या है। तो जो बच्चे जो है वो आसानी से जवाब देते हैं, जो बच्चे जवाब नहीं देते तो उनको पता चल जाता है कि किस लेवल का यहाँ पे पढ़ाना है। यह दो प्रकार से है, दीक्षा और प्रतिक्रिया। दीक्षा वही जो टीचर यानी कि शिक्षक बच्चों को देते हैं यानी कि पढ़ाते हैं, वो दीक्षा होती है। प्रतिक्रिया वो जो सीखने के बाद छात्र अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि उन्हें समझ में आया या नहीं। तो देखिए दीक्षा प्रतिक्रिया को मौखिक बातचीत के रूप में जाना जाता है। अब देखिए बोलकर बच्चे को शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो क्या है, दीक्षा। बोलकर बच्चे ही प्रतिक्रिया देते हैं तो वो क्या है, मौखिक बातचीत। इस चरण में शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रवेश करने पर सभी गतिविधियां एक साथ संयुक्त की जाती है। अब देखिए क्या है, ये वो कौन सा चरण है कि जब शिक्षक ने क्लास में प्रवेश कर लिया, जितनी गतिविधियां हमने पीछे पढ़ी हैं कि कक्षा का संरक्षण कैसा हो, उसका आकार कैसा हो, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें संयुक्त हो जाती है। इनकी सारी चीज़ें ही इसमें आती हैं। ये गतिविधियां कक्षा में सामग्री की प्रस्तुति से संबंधित है। सामग्री की प्रस्तुति मतलब कि पहले क्या किया पिछले पॉइंट में कि पहले उसने योजना बनाई, अब बारी उसे लागू करने की। अब देखते हैं कि वो कौन सी सामग्री, यानी कि क्लास में वो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं कि क्या वो डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, क्या वो चौक का इस्तेमाल करेंगे, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कक्षा में सामग्री की प्रस्तुति, तो वो पुस्तक भी उठा सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है जो पढ़ाने के काम है वो सामग्री कहलाती है, सहायक सामग्री। सो नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्ट एक्टिव स्टेज। ये वो स्टेज है जब टीचर यानी कि शिक्षक पढ़ा के चले जाते हैं। अब बारी आती है बच्चों के ऊपर कि जो उन्होंने टीचर से सीखा है, शिक्षक से सीखा है, क्या उन्हें वो समझ में आया या नहीं। यह है मूल्यांकन चरण। यानी कि शिक्षक ने देखिए पहले चरण में योजना बनाई पढ़ाने के लिए, दूसरे चरण में उसने पढ़ाया, तीसरे चरण में अब ये बात आती है कि जो टीचर ने पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं। यह शिक्षण का मूल्यांकन चरण है। यह तब होता है जब शिक्षक ने कक्षा छोड़ दी है, कक्षा में जो हुआ है उस पर एक नज़र डालने की कोशिश करता है। इस चरण का संबंध निम्नलिखित गतिविधियों से है। पहला क्या है, मूल्यांकन गतिविधियाँ। अब देखिए मूल्यांकन गतिविधियाँ कितने प्रकार की हैं, किस तरीके से किया जा सकता है। परीक्षण या क्विज, ठीक है। मूल्यांकन क्या है, जैसे मान लीजिए शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया, अब बारी आती है एंड में। अब वो जो पढ़ाया गया टॉपिक है उसी में से बच्चों को प्रश्न डालते हैं या प्रश्न पूछ लेते हैं या उनको एक पेपर के ऊपर प्रश्न डाल देते हैं। तो अगर मान लीजिए बच्चों ने 10 प्रश्न दिए
उस जो उन्हें वो टॉपिक अभी पढ़ा के हटे हैं। तो 10 में से मान लीजिए उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन सही कर दिए, तो इसका मतलब है टीचर का पढ़ाया सफल हो गया। अब मान लीजिए बच्चों के 2 प्रश्न सही हुए, कोई प्रश्न सही नहीं हुआ है, तो यानी कि टीचर का यहाँ पे पढ़ाया क्या है, विफल हो गया, फेल हो गया। प्रश्नों के प्रति छात्रों की प्रतिक्रिया को देख के, यानी कि देखिए विषय पढ़ाने के बाद जब जब जो शिक्षक है या जो छात्र है वो आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे प्रश्न पूछते हैं, तो वो देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या उन्हें वो चीज़ आई है या नहीं। निर्देशात्मक परिस्थितियाँ या टिप्पणियाँ। अब देखिए ये क्या है, निर्देशात्मक परिस्थितियाँ, यानी कि टीचर ने कैसे पढ़ाया था, तो बच्चों ने कैसे याद रखा है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मूल्यांकन का मतलब है कि ये देखना कि जो बच्चों को पढ़ाया गया है क्या बच्चों को समझ में आया है, तो वो इन चीज़ों के द्वारा ही पता चलता है। शिक्षण कार्य को समेटना। अब देखिए योग करने के लिए शिक्षक शिक्षार्थियों से मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछता है। उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए छात्रों के व्यवहार को भी मापा जाता है। इन सभी मूल्यांकन गतिविधियों के अभाव में सीखने की पूरी प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। ये देखिए इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए कि योग करने के लिए, योग का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब देखना है कि कुल मिला के बच्चों को समझ में टॉपिक या विषय समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए कि अब विषय मान लीजिए पढ़ा दिया, टॉपिक समझाया जा चुका है, अब बारी है उसे जांचने के लिए कि बच्चों के समझ में आया कि नहीं। अब वो देखिए 2 प्रकार से हो सकता है, या मौखिक रूप से या लिखित रूप से। अब मान लीजिए कि अगले दिन या उसी वक्त वो शिक्षक बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो क्या बच्चे उसमें पास होते हैं। मान लीजिए टीचर ने पहले दिन टॉपिक पढ़ा दिया, अगले दिन उसका टेस्ट ले लिया, तो देखिए अगर वो मौखिक रूप या लिखित रूप में प्रश्न पूछते हैं, तो अगर बच्चों ने उसका सही जवाब दे दिया तो वो क्या है कि उनके समझ में आ गया। अगर नहीं उनका अच्छे मार्क्स आए या अच्छे नंबर नहीं आए, तो मान लीजिए बच्चों को समझ में नहीं आया। तो देखिए इसमें क्या है, छात्रों का व्यवहार। छात्रों का व्यवहार क्या है कि मान लीजिए बच्चे फिर भी डरे हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, हालांकि शिक्षक ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, फिर भी बच्चे डरे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आई है। तो अगर मान लीजिए मूल्यांकन गतिविधियाँ देखें ना, तो ये प्रक्रिया अधूरी रह जाएंगी शिक्षण की। मान लीजिए बच्चों को टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया, अब आप देखिए कि जैसे आपने पूरा साल तैयारी की यूजीसी नेट की, तो अगर आपका टेस्ट ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वो टॉपिक आता है कि नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि ये मेरे को आती है कि नहीं। तो इसलिए अगर वो ना किया जाए तो शिक्षण क्या है, अधूरा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मूल्यांकन के बाद के चरण में मूल्यांकन के पहलू। तो देखिए इसके पहलू देख लेते हैं इसके। व्यवहार परिवर्तन के सटीक आयामों का निर्धारण। व्यवहार परिवर्तन मतलब कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों को पहले कोई चीज़ समझ नहीं है, मान लीजिए कि बच्चों को मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं, तो उनको डर बना रहता है कि ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है बहुत टफ है, ये मेरे से नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर उन्हें एक ऐसा शिक्षक मिल जाए जो बच्चों को आसानी से पढ़ा दे, तो उससे क्या होगा, उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जो चीज़ उनको मुश्किल लगती थी अब वो उनको आसान लगने लगेगी। यहाँ शिक्षक अपने अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों के साथ छात्रों और वास्तविक व्यवहार परिवर्तनों की तुलना करता है। यदि अधिकतम छात्रों में वांछित व्यवहार परिवर्तन देखे जाते हैं, तो इसका मतलब है कि शिक्षण रणनीति बहुत प्रभावी। वही बात है कि जो चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आती है, मान लीजिए मैथ्स के क्वेश्चन में पहले नहीं आते हैं, लेकिन शिक्षक के पढ़ाने के बाद वही चीज़ उनको आसानी से समझ में आ रही है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, शिक्षण बहुत प्रभावी है, शिक्षक बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो नेक्स्ट है परीक्षण उपकरणों या तकनीकों का चयन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि परीक्षण उपकरणों और तकनीकों का चयन क्या है, वांछित और वास्तविक व्यवहार परिवर्तनों की तुलना करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त परीक्षण उपकरणों का चयन करना होगा जो कि मान्य और विश्वसनीय है। इस कसौटी के लिए परीक्षणों को प्रदर्शन परीक्षणों की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि परीक्षण उपकरण यानी कि जो टेस्ट लेना है वो कैसा होगा, वो किस हिसाब से टेस्ट लिया जाएगा बच्चों का। तो देखिए उसमें क्या है कि परीक्षण उपकरण का होगा कि जैसे मान लीजिए बच्चों को ऑरल क्वेश्चन पूछने हैं, बोल के क्वेश्चन पूछने हैं या लिखती रूप में क्वेश्चन पूछने हैं, तो क्या क्या चीज़ सबसे सही रहेगी। जैसे अभी क्या है कि देखिए मान लीजिए कि आपका पहले जैसे होता क्या था, एग्जाम पहले आपका ऑफलाइन होता था, पेन पेपर मोड में आपको एक पेपर दिया जाता था, उसके ऊपर आप टिक मार करके आते थे। अब क्या है कि आपको कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना पड़ता है डिजिटल मोड में, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो ये क्या है कि परीक्षण उपकरण यानी कि तकनीक का चयन करना कि आपसे प्रश्न पूछने हैं किस हिसाब से पूछे जाए वो चीज़। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे परीक्षण की बदलती रणनीति। अब देखिए रणनीति क्या है यहाँ पे, निर्देशों और शिक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए छात्र के परीक्षण परिणाम का उपयोग किया जाता है। यानी कि देखिए क्या है कि जो निर्देश है, जो शिक्षण रणनीतियाँ हैं, अगर उसे प्रभावशील बनाना है तो कैसे पता चलेगा प्रभावशील है। तो इससे क्या है कि छात्र का जो परीक्षण परिणाम है उसका उपयोग करना। देखिए जैसे मान लीजिए शिक्षक को लगता है कि उसने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, अब जैसे उन्होंने बच्चों का टेस्ट लिया, उनका जो परीक्षा परिणाम देखा, सारे बच्चे फेल हो गए, तो कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छा पढ़ाया। अब उसमें सारे बच्चे पास हो जाए तो ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। यह शिक्षण में सुधार और शिक्षण की बदलती रणनीतियों के लिए एक आधार प्रदान करता है। ये क्या है कि शिक्षण में सुधार करता है। शिक्षण में सुधार क्या है कि मान लीजिए बच्चों को टीचर ने पढ़ा दिया, सारे बच्चे फेल हो गए, तो शिक्षक को क्या है कि शिक्षण में सुधार करना पड़ेगा। यानी कि बच्चे फेल क्यों हुए, विफल क्यों हो गए, क्योंकि शिक्षण अच्छी नहीं थी, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो इसे क्या है कि शिक्षण में सुधार किया जाएगा, बच्चों को तब पढ़ाया जाएगा। तो इसे क्या है कि रणनीतियाँ बदलनी होंगी, यानी कि इस हिसाब से पढ़ाना होगा कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। अगर मान लीजिए कि परीक्षण कर ही ना तो छात्रों को पता चलेगा कि उन्हें कितना आया है, ना ही शिक्षक को पता चलेगा कि उन्होंने बढ़िया पढ़ाया कि नहीं। यह छात्रों में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने में केंद्रित है। यह शिक्षण के प्रभावी निर्देशों को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। वैज्ञानिक आधार मतलब देखिए कि जो चीज़ बिल्कुल हम, वैज्ञानिक आधार क्या है कि जो चीज़ हमारे पास है या सामने है वो वास्तव में वही चीज़ है, यानी कि 100% गारंटी। तो इसे क्या होता है कि वैज्ञानिक आधार प्रदान होता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर शिक्षक क्लास में बच्चों का टेस्ट लेते हैं, उनका पेपर लेते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई, उनको गारंटी हो जाती है कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई। कक्षा शिक्षण और बातचीत को इस पृष्ठभूमि के साथ प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी कि देखिए कक्षा शिक्षण और बातचीत क्या है कि इससे क्या होगा कि पृष्ठभूमि को प्रभावी बनाया जाता है। यानी कि देखिए जो क्लास में बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों से बातचीत की गई है बाद में कि क्या उनको वो टॉपिक समझ में आया है, फिर एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे क्या है कि ये प्रभावी बनता है। जैसे मान लीजिए कि टीचर पढ़ाते हैं, साथ साथ बच्चों को पूछते हैं क्या कोई चीज़ समझ में आई, तो वो क्या है एक प्रभावी बनता है। शिक्षण संचालन अर्थात वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीखने की उपयुक्त स्थिति बनाते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे शिक्षण संचालन क्या है कि मान लीजिए जो लक्ष्य उन्होंने मान के चले हैं, जो सिलेबस उन्हें कवर करना है, पाठ्यक्रम को कवर करना है, तो वो सीखने के लिए उपयुक्त स्थिति बनाते हैं। वो ऐसी स्थिति बनाते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए। उपयुक्त शिक्षण गतिविधि को नियोजित करके विभिन्न स्तरों पर शिक्षण को प्रभावी ढंग से आयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उपयुक्त शिक्षण गतिविधि यानी कि ऐसी शिक्षण गतिविधि जो बच्चों के लिए कारगर साबित हो। तो उसे क्या है कि विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्तर क्या है कि लो लेवल, हाई लेवल, बहुत ज़्यादा बच्चों का देखना कि कितना समझ में आ रहा है। पहले वो टीचर क्या करेंगे कि सबसे आसान चीज़ से स्टार्ट करेंगे, फिर करते करते उनको मुश्किल चीज़ भी देंगे, जिससे क्या है जो शिक्षक है, जो शिक्षण है वो प्रभावी ढंग से आएगा। यानी कि टीचर का यहाँ पे काम क्या है कि पहले आसान चीज़ करवाना, इजी, फिर मीडियम, फिर हाई लेवल। तो इससे क्या है कि बच्चों को सारी चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही शिक्षक की
शिक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह मूल्यांकन, प्रतिक्रिया और अन्य गतिविधियों के रूप में कक्षा की बातचीत के बाद भी जारी है। यानी कि देखिए, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि जो शिक्षक है अगर क्लास में नहीं आए हैं उससे पहले ही शिक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें जब लेसन प्लानिंग करनी होती है, विषय का चयन करना पड़ता है, तो वो देखना पड़ता है कि वो किस हिसाब से बच्चों को पढ़ाए। जब वो पढ़ा के चले जाते हैं उसके बाद मूल्यांकन भी होता है कि क्या उन्होंने अच्छा पढ़ाया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमेशा ही चलती हैं, जो कि शिक्षण का हिस्सा है। सभी 3 चरणों को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे प्रत्येक शिक्षण को अधिक सार्थक और महत्वपूर्ण बनाने के लिए दूसरे को संशोधित करने में मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों चरणों को जोड़ा जाता है। पहले क्या, योजना चरण को भी जोड़ दिया, फिर अगला चरण भी जोड़ दिया, उसके बाद लास्ट वाला भी मूल्यांकन का भी जोड़ दिया। तो कुल मिला के ये देखा कि किस में कमी है। क्या टीचर के विषय चयन में कमी है, पहले पार्ट में योजना में बनाने में, क्या उनकी क्लास में पढ़ाने में कमी है, या बच्चों के मूल्यांकन में कमी है। तो तीनों को एक साथ जोड़ के देखा जाता है। यह विशिष्ट निर्देशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन को मापने का प्रयास करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विशिष्ट निर्देशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी कि जो चीज़ बच्चों को टीचर ने या शिक्षक ने पढ़ाई है तो विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन आया। यानी कि अभी तक जो विद्यार्थियों को विषय या टॉपिक मुश्किल लगता था, क्या शिक्षक के पढ़ाने के बाद भी अभी भी मुश्किल लगता है? अगर उन्हें फिर भी मुश्किल लगता है तो शिक्षण प्रभावी नहीं है। अगर मान लीजिए कि जो पहले बच्चों को, विद्यार्थियों को चीज़ मुश्किल लगती थी, लेकिन शिक्षक के पढ़ाने के बाद अब वो चीज़ आसान लगने लगी है, तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षण प्रभावी है। अब हम बात करेंगे शिक्षण में बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट इन टीचिंग। यानी कि शिक्षण में वो कौन कौन सी बुनियादी आवश्यकता होनी चाहिए जिसके बिना शिक्षण अधूरा है। शिक्षण विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, इसमें उनमें अच्छे गुणों का विकास होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। देखिए व्यवहार में परिवर्तन क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है, अगर उसको मान लीजिए कोई मैथ्स के सवाल नहीं आते या उसे हिस्ट्री बड़ी टफ लगती है, तो या कोई भी सब्जेक्ट जो है, कोई भी विषय है बहुत मुश्किल लगता है, तो होता क्या है, उसका जो व्यवहार है वो ऐसा हो जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। उसको ये लगता है कि ये उसे चीज़ कभी आएगी नहीं। लेकिन शिक्षक क्या करते हैं, उसे शिक्षण के द्वारा आसानी से चीज़ को करवाते हैं, जिससे उसे वही चीज़ जो पहले नहीं आती थी अब उसे आसानी से आ जाती है। तो ये क्या हो गया, उसका जो पहले नेगेटिव बिहेवियर था, नकारात्मक व्यवहार था, अब वो पॉजिटिव बिहेवियर यानी कि सकारात्मक व्यवहार बन जाता है। तो इसमें क्या है, अच्छे गुणों का विकास हो जाता है। शिक्षण विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायता करते हैं। तो देखिए शिक्षण क्या करते हैं कि विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाते हैं। वो लगाते हैं कि विद्यार्थी कहाँ कमज़ोर हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें परेशान कर रही हैं। जैसे कुछ चीज़ें टफ होती हैं, शिक्षक उनको क्या करते हैं कि ट्रिक्स बता देते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे याद करनी है। अब आप देखेंगे जब आप पेपर 1 की बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी मार्केट में आप बुक लेते हैं, तो आपको उसमें डाटा इतना कन्फ्यूजिंग दिया होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे पढ़ना है। अब देखिए वही चीज़ अगर आपको मैं ये वीडियो बना के देता हूँ तो आप उसे आसानी से करते हैं। तो मुझे पता चल गया कि आपकी कमज़ोरी क्या है, तो उसी तरह से आपको एक अच्छे प्रेजेंटेशन से हम वीडियो को बनाते हैं। यानी कि ये क्या है, विद्यार्थियों की कमज़ोरी को दूर करना। शिक्षण बालक के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। सर्वांगीण विकास का हर तरह से विकास, यह बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। देखिए उसका जो व्यक्तित्व है उसके विकास में ये शिक्षण सहायता करता है। जैसी शिक्षा उसे मिलेगी वैसा ही बालक या छात्र बनेगा। तो देखिए शिक्षण में बुनियादी आवश्यकता क्या है। पहली है शिक्षा, और पहला है शिक्षक यानी कि टीचर, दूसरे है छात्र यानी कि स्टूडेंट, तीसरा है विषय यानी कि सब्जेक्ट, चौथा है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, पांचवा है आधारिक संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, छठा है शिक्षक और छात्रों का संबंध यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, और सातवां है डिसिप्लिन। आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें मिलेंगी, शिक्षक, छात्र और पर्यावरण, लेकिन ये 7 चीज़ें होती हैं। आपको ये किसी बुक में शायद ही मिले। आप देखेंगे ये जो चीज़ें हैं आपको किसी बुक में मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम से क्वेश्चन आते हैं तो ये करना ज़रूरी है।
तो ये 7 पॉइंट हैं, हम इसे आगे एलैबोरेट करते हैं, अच्छे से विस्तार से समझते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे जो सुकरात है, जिन्हें हिंदी इंग्लिश में सोक्रेटिस कहते हैं, उनकी एक लाइन है कि एक शिक्षक जानकार लोगों की भूमि पर अज्ञानी लोगों की भूमि से एक छोटे जहाज की तरह है। यानी कि जो देखिए शिक्षक क्या है, वो जानकार लोगों की भूमि पर क्या है, अज्ञानी लोगों की भूमि से है। यानी कि देखिए क्लास में जब शिक्षक आते हैं तो बच्चों को क्लास में कुछ नहीं आता, लेकिन जब वो शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं तभी बच्चे सीखते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया। सो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट इसे अच्छे से समझते हैं। शिक्षक, अब देखिए क्लास में जब शिक्षण होती है, यानी कि जब शिक्षक शिक्षण के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षण में शिक्षक का होना। अगर शिक्षक, मान लीजिए इमेजिन करें शिक्षक हो ही ना, क्लास में सिर्फ स्टूडेंट हो, तो वो कैसे पढ़ेंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए किताबों से आप समझ नहीं सकते। आपके पास कोई किताब है, आप उसे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप क्वालिफाई नहीं करते कोई भी चीज़। क्यों? क्योंकि आपको समझाने वाला कोई नहीं है। सो देखिए शिक्षक को पहले विश्लेषण और संश्लेषण सिखाना चाहिए। यानी कि पहले उसे विश्लेषण सिखाना चाहिए, फिर संश्लेषण सिखाना चाहिए। इसलिए बेहतर समझ और स्पष्टता के लिए एक समस्या को विश्लेषण के लिए भागों में विभाजित किया जाना चाहिए और फिर भागों को संश्लेषित करके पूरी समस्या को हल करने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या मतलब है कि मान लीजिए कि टीचर या शिक्षक के पास कोई टॉपिक है, कोई विषय है समझाने के लिए, तो वो उस टॉपिक को बारीकी से समझाएगा। अब वह क्या करता है कि वो उस टॉपिक को अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है, उसको अच्छे से हर एक लाइन को वो डिफाइन करता है, अच्छे से हर एक चीज़ को वो क्या करता है कि वो टुकड़ों में बांटकर सारी समस्याओं का हल करता है। यानी कि जो टॉपिक मुश्किल है चाहे आसान है, उसे हर जगह से तोड़कर छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सारी समस्या का हल करता है। फिर उसी समस्या को हल करने के बाद सभी को जोड़ के एक अच्छा सा विषय तैयार करके वो बच्चों को पढ़ाते हैं, कि ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यानी कि जो अलग से ज्ञान दे सके। अब देखिए आपको पता है कि विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखना। शिक्षक विभिन्न तरीकों, रणनीतियों, एड्स, यानी कि देखिए एड्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो वाला एड्स है। कि इंग्लिश में देखिए एड्स होता है, इसे सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कि जो सहायक सामग्री जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। शिक्षक प्रतिदिन सैकड़ों निर्णय लेते हैं। देखिए होता क्या है कि शिक्षक जो होते हैं वो प्रतिदिन क्या है, सैकड़ों निर्णय लेते हैं अपने दिमाग में। वो काफ़ी चीज़ें देखते हैं, तो वो कई तरीके अपनाते हैं, कई रणनीतियाँ अपनाते हैं, कई सामग्री का उपयोग करते हैं क्लास के अंदर, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए वो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वाइट बोर्ड का, और उसमें चौक का इस्तेमाल करेंगे, साथ में वो मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे उन्हें छात्रों की सुरक्षा, उनके सीखने और उनकी अन्य ज़रूरतों के बारे में एक साथ सोचने की ज़रूरत है, जबकि वे अपने व्यक्तित्व और व्यवसायिक मुद्दों पर भी विचार करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षक है वो छात्रों की सुरक्षा और उन्हें क्या सिखाना है, छात्र क्या सीखेंगे, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो चीज़ तो सोचते हैं। और साथ में क्या है कि वो अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक मुद्दों पर भी विचार करते हैं। इनकी उनके पास अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, इनकी व्यक्तिगत उनके पास समस्याएं हैं, व्यवसायिक समस्या है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि छात्रों की सुरक्षा का और साथ में उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण के प्रभाव, शिक्षण के सिद्धांत, विषय का ज्ञान, छात्रों की प्रकृति का ज्ञान आदि भी आवश्यक होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रभावी शिक्षण, अगर एक शिक्षण प्रभावी होना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, विधियों का ज्ञान होना जरूरी है। शिक्षण विधियों का यानी कि टीचर को पता होना चाहिए कि कोई विषय कैसे पढ़ाना है, उसका सिद्धांत, उसका प्रभाव कैसा होगा, कोई विषय पढ़ाना है उसका ज्ञान कितने लेवल तक बच्चों को पढ़ाना है। शिक्षक अपने विषय पे मास्टर होता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए जब शिक्षक कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई विषय पढ़ाते हैं, वो उस पर मास्टरी होती है, क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ का पता होता है जो वो टॉपिक पढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए संचार के लिए एक प्रभावी भाषा का उपयोग करते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षक है वो
छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, यानी कि छात्रों का व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन क्या है कि जो छात्रों का व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, वो सकारात्मक होना चाहिए, कि ताकि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाए तो बच्चे उनकी आसानी से बातों को समझ पाएँ। शिक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक तथा कलात्मक दोनों ही होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षण की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक भी है, वो कलात्मक भी है, यानी कि उसे साइंटिफिक तरीके से पढ़ाना है। वैज्ञानिक तरीका है कि जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं वो ही सही है, और कलात्मक क्या है कि वो जो चीज़ें पढ़ाते हैं चाहे मुश्किल है वो उसे आसानी से भी अपनी कला का प्रयोग करके भी समझा देते हैं। शिक्षण बालक को या छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं। तो ये है शिक्षक। सो नेक्स्ट है यहाँ पे छात्र। अब देखिए क्लास में छात्रों का होना ज़रूरी है, बिना छात्र की क्लास क्या होगी। सो देखिए किसी भी शिक्षार्थी के शैक्षिक ज्ञान अर्जन के लिए बहुत सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। इनमें से सामाजिक परिस्थितियाँ सबसे प्रभावी होती हैं, यानी शिक्षार्थी कहाँ और किस वातावरण से, किस परिवेश से और किस परिवार से संबंधित है। शिक्षार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। और देखिए शिक्षार्थी को सबसे बड़ा काम क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में सहयोग करना है, कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसमें सहयोग करना, कि ताकि शिक्षक बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। मान लीजिए शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो वो कैसे पढ़ पाएंगे और ना ही टीचर उसे पढ़ा पाएंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावी यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए किसी भी शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को ज्ञान अर्जन करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या है, सामाजिक परिस्थितियाँ सबसे प्रभावी होती हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ क्यों, क्योंकि देखिए उन्हें समाज में रहना है, तो जैसे अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहते हैं तो उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा उनके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो किस वातावरण में रहते हैं, किस परिवेश में रहते हैं। देखिए मैं जैसे मान लीजिए कि परिवार में रहते हैं, वहाँ पे सभी एजुकेटेड है, सभी पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो शिक्षार्थी है, जो छात्र है, वो भी एक एजुकेटेड ही बनेगा, क्योंकि माहौल ऐसा बन जाता है। शिक्षार्थी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षक की बातों का पालन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए शिक्षक की बातों का पालन करना ज़रूरी है। शिक्षार्थी को विषय, गतिविधियों, शिक्षण सामग्री आदि में भी रुचि होनी चाहिए। अब देखिए जो शिक्षक टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर क्या होता है कि जो शिक्षार्थी है उसे भी उस विषय में रुचि होनी चाहिए, कि ताकि जब टीचर बच्चों को पढ़ाएं तो वो अच्छे से समझें। कक्षा गतिविधि सीखने की सुविधा प्रदान करती है और छात्रों को लंबी अवधि तक जानकारी बनाए रखने में मदद करती है। अब देखिए यहाँ पे है कि जो कक्षा गतिविधि है वो क्या है, वो सीखने की सुविधा प्रदान करती है। इनकी कक्षा में क्या है, आप बैठ के सीख सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, वो जानकारी आपके लाइफ टाइम हमेशा ही जीवन में काम आती है। किसी भी शिक्षार्थी के शैक्षिक ज्ञान अर्जन के लिए बहुत सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, बिल्कुल सही है। इनमें से सामाजिक परिस्थितियाँ सबसे प्रभावी होती हैं। देखिए सामाजिक जो परिस्थितियाँ सबसे प्रभावी हैं, ये तो वही वाली लाइन है फिर से, ठीक है, यह उसके संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालती है। अब देखिए संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम क्या है कि जो वो सीखता है क्लास में पूरा, ठीक है, उसको प्रभावित करती हैं। यानी कि शिक्षक पढ़ाते हैं क्लास में और छात्रों का काम क्या है, पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। अब देखिए छात्र अच्छे से पढ़ेंगे, समस्या को बताएंगे, तभी शिक्षक उसे हल कर पाएंगे ना, इसलिए। नेक्स्ट है विषय। विषय क्या है, देखिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अब क्लास में शिक्षक भी है, छात्र भी हैं, लेकिन अगर विषय ना हो तो वो पढ़ाएंगे क्या और छात्र पढ़ेंगे क्या, इसलिए विषय का होना ज़रूरी है। विषय छात्रों के लिए दिलचस्प होना ज़रूरी है, होना चाहिए, ताकि छात्र सीखने की प्रक्रिया में योगदान दे सके। अब देखिए होता क्या है कि जो विषय है वो दिलचस्प होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि छात्रों को भी अच्छा लगे। देखिए बोरिंग सा टॉपिक होगा, जो छात्र हैं समझेंगे तो सही, लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, इसलिए विषय का दिलचस्प होना ज़रूरी है। छात्र सरल चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं, तो एक शिक्षक को सरल से जटिल सामग्री तक पहुंचना चाहिए। यानी कि देखिए छात्र क्या है, सबसे पहले सरल चीज़ों को सीखते हैं, आसान चीज़ों को सीखते हैं। तभी क्या होता है कि शिक्षक को चाहिए कि पहले वो सरल चीज़ों को सिखाए, उसके बाद वो जटिल चीज़ें हैं, जो इनकी मुश्किल चीज़ें हैं, विषय मुश्किल टॉपिक है, उन्हें समझाए। पहले सरल अवधारणाओं को स्पष्ट करें, फिर जटिल। यानी कि पहले क्या होता है कि जो सरल अवधारणाएं हैं, सबसे जो सरल बातें हैं वो पढ़ाएं। जैसे देखिए कि मैं आपको
सबसे ज़्यादा आपको देखिए पहले मैं आसान टॉपिक करवाऊंगा, फिर एंड में आपको मैं मुश्किल टॉपिक करवाऊंगा कि ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो शिक्षक निर्धारित विषय से संबंधित आवश्यक चार्ट, मानचित्र और मॉडल का प्रयोग करता है। अब देखिए शिक्षक क्या है कि जो विषय निर्धारित है यानी कि जो उन्हें पढ़ाना है उसके लिए क्या करेंगे, वो मानचित्र का प्रयोग करेंगे, चार्ट का प्रयोग करेंगे। पे पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। अब देखिए एनवायरनमेंट का सकारात्मक होना ज़रूरी है। छात्रों की वृद्धि और विकास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, जो शिक्षण प्रक्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण में संभव है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अगर छात्रों की वृद्धि करनी है, विकास करना है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है। यानी कि छात्रों की वृद्धि और विकास क्या है, मुख्य उद्देश्य है किसका, शिक्षण का। तो इसके लिए क्या है, उपयुक्त वातावरण ज़रूरी है। उपयुक्त वातावरण होगा, अच्छा एनवायरनमेंट होगा, तभी वो वृद्धि विकास कर पाएंगे। विकास का यहाँ पे मतलब है कि मानसिक विकास करना। वृद्धि का मतलब है कि उन्हें टॉपिक के बारे में बताना, टॉपिक को आगे, मान लीजिए कोई विषय उनको आ गया, वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए आप जैसे आपने पहले ग्रेजुएशन किया, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो क्या है, वृद्धि। लेकिन विकास क्या है कि आपको टॉपिक की समझ आना, आपके दिमाग के अंदर चीज़ों का ग्रहण करना। देखिए छात्रों के लिए नए ज्ञान का निर्माण करना आसान है यदि वे इसे उस चीज़ से संबंधित करने में सक्षम है जो पहले से जानते हैं। यानी कि देखिए जो छात्र पहले से किसी टॉपिक को जानते हैं, अगर शिक्षक उसे फिर से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, तो वो उसे आसानी से पढ़ पाएंगे। नया विषय होता है तो वो उसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो पहली चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं उसको और अच्छे से विस्तृत रूप में किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसलिए शिक्षण को ज्ञात से अज्ञात में प्रवाहित होना चाहिए। ज्ञात से ज्ञात में प्रवाहित होना चाहिए मतलब कि पहले जो छात्रों को आता है वो समझाना चाहिए, उसके बाद जो छात्रों को नहीं आता उसमें उनको चीज़ करवानी चाहिए। छात्रों के पिछले अनुभव को नए शिक्षण में जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि जो छात्रों ने पहले सीखा हुआ है तो उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षक को नई चीज़ें भी सिखानी चाहिए। नेक्स्ट है आधारिक संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। शिक्षण में आधारिक संरचना का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आधारिक संरचना सबसे बुनियादी तत्वों में से एक है। स्कूल की शिक्षा सबसे आम है जिसमें संरचित बच्चों के समूह के साथ पढ़ाई होती है। अब देखिए सभी बच्चे स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये मतलब है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि जैसे शिक्षक क्लास में आते हैं, वो क्या करते हैं कि क्लास में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, चौक का इस्तेमाल करते हैं, वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्मार्ट क्लासेस है, प्रोजेक्टर का प्रयोग होता है। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। अगर आप स्कूल में टीचर कोई पढ़ाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इनकी बिजली का होना ज़रूरी है, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्लास की छत होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ सकें और शिक्षक उनको पढ़ा सकें। सो नेक्स्ट है शिक्षक और छात्रों का संबंध। तो देखिए शिक्षक को हमेशा छात्रों में आत्म अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों में हमेशा आत्म अध्ययन। तो देखिए शिक्षक हमेशा ही बच्चों में आत्म अध्ययन की आदत डालते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि आत्म अध्ययन मतलब कि सेल्फ स्टडी। छात्र को हमेशा शिक्षक यही कहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करिए, खुद से पढ़िए, तभी आपको चीज़ें आएंगी। तो होता भी यही है, जब तक आप खुद से कोई चीज़ें करेंगे नहीं आपको वो आएंगी नहीं। जब शिक्षक का छात्रों के साथ एक अच्छा रिश्ता होता है तो कक्षा के बारे में सकारात्मक महसूस करते हैं। तब देखिए यही है कि यानी कि जब शिक्षक का छात्रों से अच्छा रिश्ता, यानी कि अगर शिक्षक का छात्रों से अच्छा संबंध है तो वो कक्षा में सकारात्मक महसूस करेंगे। यानी कि शिक्षक को पता है कि मैं जो पढ़ाऊंगा बच्चे अच्छे समझेंगे। बच्चों को अगर प्रॉब्लम आए तो वो समझते हैं कि हम अगर शिक्षक को बताएंगे तो वो उनकी समस्या का हल कर देंगे। छात्रों को एक बार में पूरे विषय को समझाना मुश्किल हो सकता है। शिक्षक को पूरे विषय को छोटे भागों में विभाजित करके प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वे इसे आसानी से समझ सकें। अब देखिए होता क्या है कि छात्रों के लिए एक टॉपिक को एक बार में पढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे हम शिक्षण अभियोगिता करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं, तो अगर आपको मैं एक ही बार में सारा पढ़ा दूं या आप एक ही बार में सारा पढ़ लें, आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए इसको तोड़ कर छोटे छोटे विषयों में बांट के समझाना चाहिए
और आपको समझना चाहिए कि ताकि इसे आप अच्छे से समझ सकें। वे कठिन परिश्रम करने और ज़रूरत पड़ने पर शिक्षक से सहायता भी मांग सकें। अब देखिए होता क्या है कि कठिन परिश्रम करने यानी कि छात्र हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं, शिक्षक भी कठिन परिश्रम करते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए, एक विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक को बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है और छात्र भी परिश्रम करते हैं, तभी वो एग्ज़ाम में पास होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर शिक्षक से सहायता भी मांग सके। देखिए कि अगर छात्रों को कहीं पे ज़रूरत पड़े तो वो छात्र क्या करते हैं कि शिक्षक से समस्या का हल ढूंढते हैं। वो शिक्षक क्या करते हैं कि छात्रों की सारी समस्या का हल कर देते हैं। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। छात्र अनुशासन कक्षा में अच्छे शिक्षण वातावरण को दर्शाता है। अब देखिए होता क्या है कि जो छात्र है अगर कक्षा में अनुशासन में रहेंगे तो अच्छा वातावरण समझा जाता है। इस तरह के दृष्टिकोण का उपयोग छात्रों की बेहतर समझ के लिए किया जा सकता है। इनके देखिए कि क्या है कि इस तरह का दृष्टिकोण क्या है, मतलब कि अगर अनुशासन में रहते हैं तो किसके लिए ज़रूरी है, ये छात्रों की बेहतर समझ के लिए ज़रूरी है। इनकी छात्रों की बेहतर समझ क्या है कि अगर वो क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे तो वो शिक्षक की सारी बातों को अच्छे से समझेंगे। यह शिक्षक और छात्रों के बीच समन्वय के लिए सभी छात्रों के लिए अच्छी तरह से सीखने और सुरक्षा का समर्थन करता है। अब देखिए छात्रों और शिक्षक और छात्रों के बीच समन्वय क्या है, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा तालमेल। तो देखिए इससे क्या होता है कि छात्र अच्छे से सीखते हैं। अनुशासन का मतलब है कि छात्र शिक्षक के सभी बातों को अच्छे से समझे कि वो कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वे अनुशासन नहीं सीखेंगे तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए अनुशासन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, छात्र अच्छे से पढ़ते हैं तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर मान लीजिए शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास में शोर मचा रहे हैं, अनुशासन में नहीं रहते, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एंड में उनको ही प्रॉब्लम आएगी। शिक्षक ने उन्हें पढ़ा दिया, अब एग्ज़ाम किसको देना है, परीक्षा किसे देनी है, छात्रों को, तो इसलिए अनुशासन होना ज़रूरी है। तो यह 7 पॉइंट। सो नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट, इसमें शिक्षण छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। शिक्षण वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षण क्रियाओं के द्वारा अध्यापक शिक्षण की विभिन्न बातों से परिचित होता है। शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के भावात्मक, ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों को समझने में सहायता मिलती है। इनके देखिए क्या है कि शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। कैसे, मान लीजिए बच्चों को कोई टॉपिक नहीं आता, मैथ्स के सवाल जो टफ लगते हैं, तो शिक्षक क्या करते हैं कि छात्रों को ऐसे ट्रिक से करवाते हैं कि छात्र उसे बहुत अच्छे से समझते हैं और जो चीज़ उनको मुश्किल लगती थी वो अब उन्हें आसान लगने लगती है। अब देखिए है क्या, शिक्षण वर्तमान भावी जीवन के लिए, इनके देखिए जो उनका जीवन चल रहा है या आने वाला जीवन है, तो एक उसके लिए महत्वपूर्ण साधन है। अगर वो अच्छे से समझाएंगे, बच्चे से समझेंगे, तभी जाके वो क्वालिफाई होंगे। देखिए मान लीजिए आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे, मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे, तो आप एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका भावनात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक पक्षों को समझने में आपको सहायता मिलेगी। शिक्षण क्रियाएं अनुदेशन का निर्माण करने के लिए वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करती हैं। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति को विकसित किया जाता है। अब देखिए है क्या, शिक्षण क्रियाएं कैसी है, अनुदेशन का निर्माण करती हैं वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है, वैज्ञानिक आधार प्रदान करती हैं। शिक्षण के द्वारा क्या है कि रचनात्मक शक्ति आती है। रचनात्मक शक्ति क्या, मान लीजिए कि शिक्षक ने आपको पढ़ाया, अब आपने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, अब आप अपनी तरफ से भी कुछ उसमें जोड़ सकते हैं जो कि बिल्कुल सही होता है। वो क्या है, रचनात्मक शक्ति, यानी कि किसी चीज़ की रचना करना। आप खुद से नोट्स बना सकते हैं वीडियो को देख के भी, तो ये क्या है, रचनात्मक शक्ति होगी ना। इसमें विद्यार्थी नवीन ज्ञान की खोज, नवीन चिंतन एवं आविष्कार करने में सक्षम बनते हैं। शिक्षण क्रिया सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता देते हैं। शिक्षण विद्यार्थियों में क्रियाशीलता, संगठन क्षमता एवं व्यवहारिक गुणों का विकास करता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में एक उत्तम नागरिक के गुण विकसित होते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या है लास्ट पॉइंट में कि
विद्यार्थी नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। इनकी जो शिक्षण से उन्हें प्राप्त होता है विद्यार्थियों को, वो क्या होता है कि वो एक नई चीज़ को सीखते हैं, वो उनके आगे जाके काम आती है। तो ये क्या है कि उनको विद्यार्थियों को क्या है कि शिक्षण से क्रियाशीलता मिलती है, यानी कि वो उस चीज़ में हमेशा लगे रहते हैं जो उनका सिलेबस है। उनमें संगठन क्षमता है, यानी कि वो ग्रुप में पढ़ते हैं, और साथ में व्यवहारिक गुण का विकास करता है। यानी कि शिक्षण से क्या है, व्यवहारिक गुण आते हैं, यानी कि उनका जो व्यवहार है वो सकारात्मक होता है। सो देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, आपको वो आसानी से तो आती नहीं है ना, अपने आप तो आती नहीं है, उसके लिए क्या है, शिक्षण का ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप कोई नए ज्ञान की खोज करते हैं, कोई नया आविष्कार करते हैं, तो अगर आपको उसके बारे में पहले से बताया होगा कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है तो ही आप समझ पाएंगे ना। तो ऐसे ही विद्यार्थी सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो शिक्षण जो विद्यार्थी होते हैं, देखिए उसमें क्रियाशीलता है, व्यवहारिक गुण आते हैं। व्यवहारिक गुण का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जिस काम में आप लगे हुए हैं, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, जो विद्यार्थी काम करता है तो वो उस काम में रुचि बना लेता है अपनी, है ना। इससे क्या है कि वो एक अच्छा नागरिक बनता है। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक हैं, उनका काम क्या है, खोज करना। चाहे वो देखिए दवाइयों की खोज करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की खोज करती है जो मानव कल्याण के लिए ज़रूरी है। तो शिक्षण के द्वारा क्या है, जो विद्यार्थी एक उत्तम नागरिक बनते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी हैं, ये सारे विद्यार्थी हैं, तभी तो जाके डॉक्टर बनेंगे ना। आज के जो विद्यार्थी हैं तो वही कल के जो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल आप टीचर बनेंगे, पीएचडी करेंगे, है ना। तो आप क्या है, एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।